तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के भौतिकी विषय के पार्ट 6 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, उसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वह कॉपी और कलम लेकर के बैठे, ताकि एग्ज़ाम के समय में जो नोट्स बनाए हुए रहेंगे उससे आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। अब हम लोग का चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, इसके हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को शुरू करेंगे लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी जल जो है वो विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम आवश्यक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन, यानी जिस दिन बादल घेरे हुए रहते हैं उस दिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन है, तो नाभिकीय ऊर्जा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो हम लोग का बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला जो है ये सब जीवाश्म ईंधन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ईंधन है, तो ईंधन है तो क्या है ईंधन, तो CNG भी ईंधन जो है CNG है, PLG है, LPG है और लकड़ी है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो पेट्रोलियम और कोयला, यानी A और B दोनों होगा जीवाश्म ईंधन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है कौन कौन सा है, तो जो सरलता से सुलभ हो सके, और दूसर का जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, और तीसरा C जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D, यानी जिसमें ये सभी गुण हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा है जो सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, यानी सौर ऊर्जा से नहीं बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की
ऊर्जा का वास्तविक स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा है जो बायोगैस जो ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। यानी हल्के नाभिकों से मिल करके भारी नाभिक बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संलयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो ऊर्जा का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। तो हाइड्रोजन किस में बदलता है? तो हीलियम में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एक उदाहरण क्या है? यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है? यानी इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ईंधन से ऊर्जा को किस क्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो हम लोग का है दहन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है? यानी नाभिकीय ऊर्जा है वो किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। यानी सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? तो जर्मनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दे। तो इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो कोयला और पेट्रोलियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है तो इनमें से कौन सा है जो अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं तो इनमें से कौन सा है जो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं? तो इसका आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा यानी बायोगैस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम हो। तो कितना हो? तो 40 MW हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली में प्रचालन के लिए
प्रति 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 एम बराबर कितना होता है? 1 एम बराबर होता है, तो 1 एम बराबर होता है 10⁻³ ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा है वो किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁶ एम्पियर के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कि 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है। तो 1 किलो लकड़ी के भंजन आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है, तो कितना होता है? तो 0.25 kg। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है कि घरों में उपयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। तो घरों में जो हम लोग का एलपीजी का उपयोग होता है उसका मुख्य घटक है, तो कौन सा है? तो ब्यूटेन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। तो दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है, कौन सा है? तो मीथेन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? तो इनमें से किसका ऊष्मीय मान जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो एलपीजी का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। यानी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल किस से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल किससे कम कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सौर उष्मांक का मान लगभग है। यानी सौर उष्मांक का मान लगभग कितना होता है? तो इसका मान हम लोग का 1.4 किलो वाट KW पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है। यानी पवन चक्की के कार्य करने के लिए आवश्यक वेग कितना होना चाहिए? उसका आवश्यक वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर H⁻⁻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 ⁻
ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रॉड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले छड़ हो सकते हैं। तो कैडमियम या बोरॉन के छड़ हो सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 92U239, इसे हम लोग ये दिया हुआ है 92 परमाणु संख्या दिया हुआ है, और यूरेनियम और उसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, और तथा दूसरे में यूरेनियम का परमाणु संख्या दिया हुआ है और उसका भी
परमाणु द्रव्यमान दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि में दोनों में नाभिकों का विखंडन हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मंदगामी न्यूट्रॉनों की टक्कर से इसका विखंडन हम लोग कर सकते हैं, मंदगामी न्यूट्रॉनों की टक्कर से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से कैसी होती है। यानी पूछ रहा है कि गामा किरण की आवृत्ति और एक्स किरण की आवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, तो गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक से प्राप्त यूरेनियम में यूरेनियम यू से हम लोग यूरेनियम को सूचित करते हैं 235 तथा यूरेनियम 238 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है, तो कितना होती है, तो 0.7 और 99.3 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य से यह ऊर्जा विकृत होती है सूर्य के अंदर, यानी सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है हम लोग जानते हैं, और सूर्य से यह ऊर्जा विकृत होती है यानी निकल करके बाहर फैल जाती है। सूर्य के अंदर क्या हो, कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें होता है केवल नाभिकीय संलयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि 92U यानी यूरेनियम का परमाणु संख्या दिए हुए है 92U और 235 की एक नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो इसका आंसर होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या 92 होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगा वो 143 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है कि C12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है जिसका मान होता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांध कर रखती है कहलाती है, यानी वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांध करके रखती है वो कहलाती है, तो बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, पेट्रोलियम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जो टिहरी बांध बना हुआ है उसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो जल की आपूर्ति यानी जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, इससे जो हम लोग की खेती की सिंचाई हो सके, बिजली का उत्पादन हो सके, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इससे पूछा जा रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ का करते हैं, तो भारी वाहनों में करते हैं यानी चलाने के लिए, रेल इंजन में करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं, तो इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी। तो अब हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर 6 के VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं और हम लोग का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो गया क्योंकि उसमें 6 ही चैप्टर हैं। और जो भी लोग चाहते हैं कि जो हम PDF से पढ़ा रहे हैं उन्हें PDF मिले तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग का फिजिक्स का तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर खत्म हो गया यानी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाए यानी कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाए, तो कमेंट करें। और जो भी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये ज़रूर कमेंट करें कि अगला जो हम
कौन से विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके यूट्यूब पर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।